चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 का चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है रूरल एंड अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि गांव प्रशासन। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं शहरी प्रशासन के बारे में। हमने नेक्स्ट लेक्चर से पिछले लेक्चर में बातें की थी कि पंचायती राज क्या होता है, लोकल गवर्नमेंट क्या होती है या फिर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट क्या होती है। तो आज हम उसी को लेके चलते हैं और अपने चैप्टर को कनेक्ट करते हैं रूरल एडमिनिस्ट्रेशन और अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन के साथ। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से जानना चाह रही हूँ कि आप लोग अभी के अभी आप लोगों को लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की डेफिनेशन मुझे लिख के दिखानी है। वीडियो को पॉज करें और उससे पहले आप लोग मुझे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की क्या लिख के दिखाइए, डेफिनेशन लिख के दिखाइए। जो हिंदी माध्यम से वो हिंदी माध्यम में लिख के दिखाएंगे, जो इंग्लिश से है वो इंग्लिश माध्यम में लिख के दिखाएंगे। अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट क्या होती है तो आप लोग क्या बोलोगे मैम कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होती है इज द मैनेजमेंट, वो एक तरह की मैनेजमेंट है ऑफ लोकल अफेयर्स। जो लोगों के झगड़े या फिर कोई भी डिस्प्यूट्स होते रहते हैं उनका मैनेजमेंट करने के लिए लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होती है बाय सच लोकल बॉडीज जो कि हु हैव बीन इलेक्टेड बाय द लोकल पीपल। जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होती है वो इलेक्ट होती है लोकल पीपल्स के द्वारा, लोकल लोगों के द्वारा ही क्या होती है, जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है वो क्या होती है, इलेक्ट होती है, चुनी जाती है। मैंने आपको ये भी बता दिया था कि लोकल गवर्नमेंट के जो हेड होते हैं गांव लेवल पर, जो हेड होते हैं वो कौन होते हैं, सरपंच होते हैं। ये बातें आप सभी को पता है। तो आज अगर हम रूरल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बातें कर रहे हैं तो सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए कि आपके गांव में सबसे ज्यादा डिस्प्यूट्स, झगड़े किस कारण से होते हैं। झगड़े हो गए, किसकी वजह, रीजन क्या है उस चीज का। झगड़े होना आपके गांव में देखना, किसी परिवार में जमीन के लिए झगड़े हो रहे हैं, किसी परिवार में किसी ने किसी को पीट लिया है फिर मार दिया है, कोई भी रीजन हो सकता है। या फिर आप लोग मान के चलिए किसी के घर पे चोरी हो गई, इंजरी हो गई। तो फिर इन सबको जो संभालने के लिए जो है, जो हमारे पास एडमिनिस्ट्रेशन बना हुआ है उसी को हम लोग बोल रहे हैं रूरल एडमिनिस्ट्रेशन। अब मैंने आप लोगों को बताया कि कई भी हमारे गांव लेवल पर भी लोगों के झगड़े होते हैं, कोई जमीन के बेसिस पर झगड़े हो जाते हैं कई बार। उसके साथ साथ किसी ने किसी को मार दिया, पीट दिया, उस पर झगड़े हो गए। या फिर आप लोग देखोगे कि चोरी हो गई या फिर किसी को इंजरी होगी, चोट लगी, तो भी पुलिस या फिर जो है ये सारे प्रशासन जो है हमारे लिए सेवा में रहते हैं। आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर आप लोग जानना चाहते हो कि सबसे पहले मैं डेफिनेशन आप लोग को दोबारा से रिपीट कर रही हूँ। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट क्या होता है, इस द मैनेजमेंट, वो एक तरह का ऐसा मैनेजमेंट है जो लोकल अफेयर्स को बाय सच लोकल बॉडीज की तरह मैनेज करता है, जो कि इलेक्ट होके आती है लोकल पीपल के द्वारा। यानी कि जो हमारी पंचायतें हैं, जो हमारी ग्राम पंचायतें हैं, उनके जो हेड होते हैं, सरपंच होते हैं, उन सभी को इलेक्ट करने वाले कौन होते हैं, गांव के ही लोग होते हैं जो उनको चुनते हैं और उस उपाधि पर, उस पोजीशन पर बैठा देते हैं कि आप लोग हमारे निर्णय लोगे, आप लोग हमारे झगड़ों के डिसीजंस लोगे कि भाई ये चीज सही है, ये चीजें गलत है। तो आप लोगों को इतनी बातें समझ आई। तो आज हम जानने वाले हैं रूरल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, यानी कि गांव प्रशासन के बारे में। इनमें दो चीजें जो है वो महत्वपूर्ण है। मैंने अभी आप लोगों को बताया कि कई तो जमीन की वजह से झगड़े हो जाते हैं। अगर जमीन की वजह से झगड़े हो रहे हैं, ये मेरी जमीन है, ये मेरी जमीन है, ये तो तेरी नहीं है, ऐसे झगड़े आप लोगों ने सुने होंगे। अगर ऐसे झगड़े हो जाते हैं तो लोग कहाँ पर जाएंगे। ऐसा कोई ऑफिसर होना चाहिए, ऐसा कोई अधिकारी होना चाहिए जो हमारी जमीन के क्या रखता हो, रिकॉर्ड रखता हो, उनको संभाल के रखता हो, ताकि जब जरूरत पड़ने पर वो मांग सके कि भी हमारे लैंड रिकॉर्ड्स दे दीजिए, हमें देखनी है, हमें किसी को बेचनी है, या फिर हमारे किसी के साथ झगड़ा हो गया, हमें दिखानी है कि ये हमारी ही लैंड है, ये हमारी ही जमीन है। तो सबसे पहले आ जाते हैं पटवारी का काम कर रहे हैं, जो कि लैंड रिकॉर्ड्स रखते हैं। क्या रखते हैं, लैंड रिकॉर्ड्स रखते हैं मेंटेन करके। और उसके साथ साथ आप लोग देखते हो कोई भी फील्ड किसी ने बेच दिया, मान लीजिए आज मेरा खेत था, मैंने अपना खेत किसी दूसरे को बेच दिया, किसी दूसरे को सेल कर दिया, तो वहां पर भी पटवारी को अपडेट करना पड़ता है कि भी ये लैंड पहले इस इंसान के पास थी, अब उस इंसान के पास है। तो ये सारे रिकॉर्ड रखना किसकी जिम्मेदारी होती है, पटवारी की जिम्मेदारी होती है। और इसको ना बहुत जगहों पर अलग अलग
नामों से जाना जाता है, अब आप लोग पढ़ो। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने देखा जमीन के झगड़े हो गए जिनमें पुलिस का तो रोल ज्यादा होता नहीं है, पटवारी ये सब चीजें देखी जाएगी आप लोगों से। अगर आप लोग अब बातें करते हो कि किसी का लड़ाई झगड़ा हो गया, मारपीट हो गई, या फिर किसी को इंजरी हो गई, या फिर किसी के घर पे चोरी हो गई, तब हम क्या करते हैं कि पुलिस को बुलाते हैं। क्या करते हैं? पुलिस को बुलाते हैं। हमारे गाँव में क्या होते हैं, आसपास के थाने होते हैं, आप लोगों ने देखा होगा, उनमें भी या तो एसएचओ बैठे होंगे, या फिर एसपी बैठे होंगे, या फिर एसआई बैठे होंगे। ये सारे के सारे क्या पुलिस अधिकारी हैं जो कि हमारे ही रक्षा के लिए बैठे हुए हैं। अगर आपके पास कोई झगड़े हो जाते हैं, या फिर चोरियां हो जाती है, या फिर इंजरी हो जाती है, तो इन सभी को सुलझाने के लिए, डिस्प्यूट को रिजोल्व करने के लिए कौन आएगा? पुलिस आएगी जो उनको संभालेगी। अगर आप लोगों को इतनी बातें समझ आ गई तो मैं आपको जो बोर्ड पे लिखा हुआ है वो बता देती हूँ ताकि आप लोगों की समझ आए। अगर आप लोग देखते हो रूरल एडमिनिस्ट्रेशन में दो चीजें मेन होती है, एक होता है पुलिस और दूसरा होता है पटवारी। पुलिस क्या काम करता है? लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करके रखता है। लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने का मतलब होता है जी कि कानून व्यवस्था अच्छे से मेंटेन रहे, कोई कानून का उल्लंघन ना करे, कानूनों को तोड़े ना। अगर वो तोड़ेगा तो पुलिस जो है उनको हिरासत में लेगी। अगर उसने बहुत ज्यादा जुर्म किए होंगे तो फिर वो कहाँ पर? कोर्ट में पहुंचा देगी उसको। लेकिन जो सबसे पहला जो मेन काम है वो किसका है? पुलिस का। वो किसका है? पुलिस का। क्योंकि गांव प्रशासन में सबसे पहले पुलिस आती है जो कि शांति बनाए रखने का काम है करती है। अब अगर आप लोग देखते हो एग्जाम्पल क्या होते हैं पुलिस के आने के, भी डिस्प्यूट झगड़े हो गए, थेफ्ट यानी कि चोरियां हो गई, इंजरी यानी कि कोई चोट चाट लगी, फाइट यानी कि लड़ाई झगड़े हो गए, इन सभी के लिए होती है पुलिस जो हमारे लिए काम करती है। लोकल पुलिस जैसे कि एसपी आप लोगों ने देखा होगा, एसएचओ देखा होगा, या फिर एसआई देखा होगा, ये सारे के सारे पुलिस के ही पद हैं, पुलिस के ही पद हैं जो हमें क्या करते हैं? मदद करते हैं ताकि हमारे लड़ाई झगड़े सुलझाए जाए और कोई भी ज्यादा दिक्कत ना है, कानूनों का उल्लंघन ना हो। इसीलिए पुलिस प्रशासन जो है वो क्या करती है? गांव के इलाकों में गांव प्रशासन में ये चीजें रखती है कि भी कोई चीजें गलत ना हो। इस क्या पुलिस का काम क्या होगा? मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर का, ये कानून की व्यवस्था अच्छे से रखना। अगर हम लोग आगे बात करें तो आता है पटवारी। पटवारी क्या करता है? लैंड रिकॉर्ड को मेंटेन करके रखता है, और पटवारी का काम जो है उसको सुपरवाइज करता है। उसको सुपरवाइज करता है तहसीलदार। यानी कि पटवारी के ऊपर भी जो सबसे बड़ा ऑफिसर बैठा रहता है पटवारी के ऊपर, जो सुपरवाइज करता है पटवारी के काम को, वो है तहसीलदार। कौन है? तहसीलदार। जो कि तहसीलदार श्योरिटी करेगा कि भी इंश्योर करेगा इस चीज को, क्या पटवारी जो है अपना अच्छे से काम कर पा रहा है, विलेज के मेंटेन को रिकॉर्ड कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, उसकी सारी चीजें ठीक है या नहीं है, जो क्रॉप्स बेच दी गई थी या फिर जो जमीन बेच दी गई थी किसी दूसरे इंसान को, वो जो लैंड रिकॉर्ड है वो अपडेटेड है या नहीं, ये सब काम जो है वो सुपरवाइज करने का काम कौन करता है? तहसीलदार करता है। ये बात आप लोगों को याद रखनी है। अब अगर हम आगे चलते हैं, इंडिया को डिवाइड किया गया, हमारे भारत को डिवाइड किया गया, अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग हिस्सों में बांट दिया गया। अगर हम अपनी कंट्री को देखें, इंडिया को देखें, तो उसको बांट दिया गया स्टेट में, और स्टेट को बांट दिया गया डिस्ट्रिक्ट यानी कि तहसील में, और डिस्ट्रिक्ट को बांट दिया गया जिले में, और डिस्ट्रिक्ट को भी बांट दिया गया हमारे पास तहसील में। अगर आप लोग देखते हो यहाँ पर अलग अलग अधिकारियां काम करते हैं। तहसील के पोस्ट पर कोई अलग अधिकारी काम करेगा, डिस्ट्रिक्ट के तौर पर कोई अलग अधिकारी, स्टेट के तौर पर कोई अलग, और कोई इंडिया जो है कंट्री जो है हमारी उसके तौर पर अलग। अगर हम कंट्री की बात कर रहे हैं, अगर हम अपने इंडिया की बात कर रहे हैं, तो आप लोग वहां पे कौन देखोगे? हमारे जो नेशनल लेवल पर काम कर रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट में जो लोग बैठे हुए हैं, वो हमारे पूरे इंडिया को संभालते हैं। अगर पूरे इंडिया का पूरा नेशनल डिस्प्यूट है तो कौन संभालेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। अब उसके बाद अगर हम स्टेट की बात करें, स्टेट को कौन संभाल रहा है? पूरे एक स्टेट को कौन संभाल रहा है? वो संभालता है सीएम यानी कि चीफ मिनिस्टर, और उनके जो और अधिकारियां होते हैं वो संभालते हैं। उसके अलावा अगर हम लोग स्टेट को और ज्यादा डिवाइड करते हैं तो हम डिवाइड करते हैं डिस्ट्रिक्ट में यानी कि जिलों में। अब जिले का जो सबसे ज्यादा पावरफुल या फिर आप लोग मान लीजिए हेड होता है, वो कौन होता है? आईएएस ऑफिसर होता है, जो आप लोगों को याद रखना है, ठीक है, आईएएस ऑफिसर। उसके बाद अगर आप लोग बात करोगे तो हमारे डिस्ट्रिक्ट को भी बांट दिया गया तहसील में। कहां पर बांट दिया गया? तहसील में बांट दिया गया। अब इनके छोटे छोटे हिस्से इसलिए किए गए ताकि हमारे देश में लॉ मेंटेन किया जा सके, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया जा सके, लड़ाई झगड़े ना हो, कहीं पर कानून का उल्लंघन ना हो। ये बात आप लोगों को याद रखनी है।
अगर हम पटवारी की बात करें, मेजरिंग द लैंड, वो लैंड को मेजर करेगा, भी ये इसकी है वो उसकी है, एंड मेंटेन रिकॉर्ड्स ऑफ रिकॉर्ड्स को मेंटेन करके रखेगा, इज द मेन वर्क ऑफ पटवारी। ये जो है मेन वर्क है पटवारी का, कि लैंड रिकॉर्ड्स को मेंटेन करके रखना, अपडेटेड रख के रखना, ये जिम्मेदारी किसकी होती है? पटवारी की। कई सारे विलेजेस, इन सब विलेजेस, बहुत सारे जो गांव है उनमें ना इन ऑफिसर्स को कहा जाता है लेखपाल। यानी कि पटवारी का दूसरा नाम क्या? लेखपाल हो सकता है, पैनगो हो सकता है, और कर्मचारी हो सकता है, या फिर विलेज ऑफिसर हो सकता है। ये आप लोगों के नाम मैं आप लोगों को बता रही हूँ। कई गांव में किसी को उसको पटवारी बोला जाता है, किसी को उसको क्या बोला जा सकता है? लेखपाल बोला जा सकता है, या फिर आप लोग बोल सकते हो कर्मचारी बोला जा सकता है, पैनगो बोला जा सकता है, फिर विलेज ऑफिसर भी बोला जा सकता है। यहां तक आप लोगों ने अगर बातें समझी हैं, तो मैं अभी आप लोगों को एक चीजें समझाती हूँ। पहले ना ये लड़ाई झगड़े बहुत ज्यादा बढ़ते थे, पटवारी जो मेंटेन करके रखते थे इन सब चीजों को, लेकिन अब क्या हुआ है, अब ताकि ये रिपोर्ट्स मेंटेन रहे, अच्छे से बने रहे, कहीं लड़ाई झगड़े ना हो, इसीलिए हमने एक योजना जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा चलाई गई, यानी कि हमारे जो प्रधानमंत्री इन सब चीजों के द्वारा गवर्नमेंट ने चलाई है, वो है स्वामित्व योजना। कौन सी है? स्वामित्व योजना, जो कि इसका जो आप लोगों के फुल फॉर्म है वो क्या है? सर्वे ऑफ विलेज एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरिया। वो क्या करता है? सर्वे कर रहा है। क्या कर रहा है? विलेज, गांव का सर्वे कर रहा है, देख रहा है, एंड मैपिंग कर रहा है विद इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी हमें ली है कि ड्रोन, आप लोगों ने देखे होंगे बड़े बड़े ड्रोन चलते रहते हैं आसमान में। अब वो ड्रोन क्या कर रहे हैं? टेक्निकली लोगों की जो जमीन है वो माप रहे हैं, मेजर कर रहे हैं, ताकि उनको पता रहे कि भी हाँ ये लैंड इसकी है, वो लैंड इसकी है। अब इस योजना के दौरान बहुत सारे लाखों में जो विलेजेस, ये लाखों हजारों में जो विलेजेस है, उनको क्या दे दिया गया है? ये एक सर्टिफिकेट दे दिया गया है कि ये आपका लैंड है, ये आपके ही अंडर में रहेगा, आपको कागज ये जो है ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स दे दिए गए हैं। लेकिन कुछ में अभी भी काम रहता है, जो ड्रोन जो है, जो टेक्नोलॉजी के द्वारा किया जा रहा है, ताकि हर एक इंसान की जो लैंड है वो सुरक्षित रहे, सेफ रहे। अगर आप लोगों को एक बात समझ आई, स्वामित्व जो है वो लॉन्च किया गया ऑन द नेशनल पंचायती राज डे। नेशनल पंचायती राज डे जो 24 अप्रैल 2020 को 24 अप्रैल 2020 को लॉन्च किया गया। क्या? स्वामित्व। कौन लॉन्च किया गया? स्वामित्व योजना लॉन्च की गई, जिसके अंदर में हमें पता चलता है कि इसकी लैंड कहाँ कहाँ तक है, और उसको मेजर करके उसके डॉक्यूमेंट्स बना के उसके मालिक को दे दिए गए हैं। अगर आप लोगों को यहाँ तक बातें समझ आ गई है, तो एक लास्ट आता है हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट्स एक्ट। इसमें क्या होता है, मैं आप लोगों को एक बार सीरियसली बातें बता देती हूँ, ध्यान से सुनना, गौर से सुनना। कॉपी पेन नीचे रख दो, मतलब कॉपी पेन टेबल पे रख दो, और एक बार ध्यान से सुनो, कान खोलकर दिमाग से सुनना, ध्यान लगा दो। अब मैं आप लोगों को बता रही हूँ, आप लोगों ने अपने घर परिवार में ये सब चीजें देखी होगी। देखा क्या है, मैं आप लोगों को बता देती हूँ। क्या देखा होगा आप लोगों ने कि जो फादर की जो प्रॉपर्टी होती है वो सन्स में, यानी कि जो बेटे हैं उनमें बराबर बराबर बढ़ जाती है, लेकिन जो फादर के जो डॉटर होते हैं या फिर उनकी जो वाइफ होती है, उनको कुछ नहीं मिलता। वो लैंड में, फील्ड में काम कर भी रही है, वो फार्मिंग कर भी रही है, एग्रीकल्चर कर भी रही है, लेकिन डॉटर के पास या फिर वाइफ के पास वो फैसिलिटी नहीं है, या फिर वो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं है जो होनी चाहिए। तो इस एक्ट के दौरान क्या कहा गया, वो चीजें क्या है कि भी हर एक इंसान अगर सेम है, हमारे आर्टिकल 14 में एक बात बोली गई, राइट टू इक्वालिटी की, लिंग के आधार पर, जन्म के आधार पर, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा, ये चीजें बोली गई है। लेकिन अब अगर आप लोग देखते हो, तो सन्स में, यानी कि बेटों में तो बराबर बराबर बढ़ गई वो चीज, लेकिन अगर आप लोग देखोगे हिंदू की जो औरतें या फिर कोई भी औरत है जो कि इकोनॉमिकली स्टेबल नहीं है, आप लोग देखना, अगर किसी पिता की मृत्यु हो जाती है, किसी पिता की मृत्यु हो जाती है, तो क्या होता है, आप लोग देखोगे कि वहां पर जो है लड़कियां, वहां पर जो है डॉटर होती है या फिर उनकी वाइफ होती है, वहां पर उनको जो है उस जमीन के अंदर जो है वो हिस्सा नहीं मिलता है, और उनको बराबर बराबर हिस्सों में नहीं बांटा जाता।
इसी इसी एक्ट को लागू करने के लिए एक एक्ट चलाया गया। इसी बात को लोगों ये औरतों को सुरक्षित रखने के लिए भी, उनके पास भी एक इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को, इसीलिए वहां पर एक एक्ट लाया गया जिसको बोला गया हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट्स एक्ट, जहां पर संशोधन किया गया। क्या किया गया? संशोधन किया गया। वो कब एक्ट स्टार्ट हुआ, लागू हुआ? 2005 में लागू हुआ। और वो क्या बोलता है? फार्मर्स हु ओन लैंड, जिन किसानों के पास अपनी खुद की लैंड है, खुद की जमीन है, मोस्टली ऑफ द मैन, और जमीन है तो आप अगर मैं किसान की बात कर रही हूँ तो आप लोगों के मन में तुरंत आता है कि वो एक इंसान होगा, मैन होगा, मैन यानी कि पुरुष होगा। अब अगर आपको देखो भाई वुमेन वर्क इन द फील्ड, और लेकिन वहां उस जमीन पर वुमेन्स भी काम कर रही है, वुमेन भी काम कर रही है, औरतें भी काम कर रही है, लेकिन उनकी एक ओन एग्रीकल्चर लैंड नहीं है। औरतों की जो हमारे पास जो महिलाएं हैं उनके पास वो लैंड, जमीन नहीं है, वो अपने मार ही नहीं सकते उसको। इन सम स्टेट्स, बहुत सारे राज्यों में, कुछ सारे राज्यों में क्या हो रहा है, हिंदू वुमेन्स डिड नॉट गेट अ शेयर इन द फैमिली एग्रीकल्चर लैंड। इसमें क्या हो रहा है कि जो किसान जो होता है, जो अपना जो फैमिली मेंबर है, अगर उसके नाम पे कोई जमीन है तो अब क्या होगा, उनकी डेथ के बाद उनके बेटों में बराबर बराबर बढ़ जाएगी। लेकिन अब डॉटर्स में नहीं बढ़ रही है, या फिर आप लोग देखोगे वाइफ में नहीं बढ़ रही है, तो इससे क्या होगा कि जो लड़कियां हैं, हिंदू वुमेन जो है, वो उस फैमिली में जो एग्रीकल्चर लैंड है उसमें से शेयर नहीं ले पाती है, हिस्सा नहीं ले पाती है। आफ्टर द डेथ ऑफ द फादर, अगर फादर की डेथ हो भी जाती है तो उसकी प्रॉपर्टी पर इक्वल राइट होगा, इक्वली डिवाइड कर दिया जाएगा अमंग द सन्स, यानी कि बेटों में डिवाइड कर दिया जाएगा, बांट दिया जाएगा। अगर हम आर्टिकल 14 टू 18 की बात करते हैं, फिर आर्टिकल 14 की भी बात कर रहे हैं, मुझे 14 की भी बात कर रहे हैं हमारे संविधान में, तो उसमें लिखा हुआ है कि पुरुष और महिला को समान माना जाएगा। लेकिन यहाँ पर समानता नहीं दिख रही है आप लोगों को। यहाँ पर क्या दिख रहा है भाई, औरतों को नहीं दी जा रही इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, लेकिन अगर फादर की मृत्यु के बाद क्या हो रहा है, बेटों में बराबर बराबर बढ़ जाएगी, लेकिन औरतों को नहीं दी जा रही। तो यहाँ पर कहाँ से इक्वालिटी आ गई? अगर इक्वालिटी नहीं है, समानता नहीं है, तो आप लोगों ने तो संविधान ने क्या किया, संविधान में तो संशोधन था। लेकिन अब अगर आप लोग देखते हो तो हिंदू सक्सेशन एक्ट के दौरान 2005 में ये कानून बन गया कि महिलाओं को भी हिस्सा मिलेगा फादर की प्रॉपर्टी में, या फिर हस्बैंड की प्रॉपर्टी में महिलाओं का भी हिस्सा होगा। इससे क्या हुआ, बहुत सारे हिंदू वुमेन्स को जो है वो क्या मिला, बहुत सारा प्रोत्साहन मिला, उनको भी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मिल गई, आर्थिक स्थिति जो उनके भी क्या हो गई, सुधर गई। अगर आप लोगों को यहाँ तक चीजें समझ आई है तो ये हमने पूरा का पूरा पढ़ा रूरल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, यानी कि गांव प्रशासन के बारे में। यहाँ तक अगर आप लोगों को बातें समझ आई हैं तो ऑल इज वेल, बहुत अच्छी चीजें हैं, आप लोग देख लीजिए। आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, मैं साइड में हो जाती हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया तो मैं इसको इरेज कर रही हूँ। अब हम अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है? तो हाँ जी, हाँ जी, अगर आप लोग अभी देखते हो अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, यानी कि शहरी प्रशासन के बारे में, अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन, अगर आप लोग इसकी बातें करते हो तो एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि शहरी इलाके को बहुत सारे वार्ड्स में बांट दिया गया, मैनी वार्ड्स, डिवाइडेड इनटू मैनी वार्ड्स, ठीक है? शहरी प्रशासन अगर आप लोग देखते हो तो वहां पर जो शहर होता है उसको अलग अलग वार्ड में बांट दिया जाता है, जिससे क्या होता है, हमें प्रशासन को मेंटेन करने के लिए, उसके साथ रूल एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस नहीं करनी पड़ती। अगर आप लोगों ने देख लिया कि अर्बन एरिया को क्या करते हैं, बहुत सारे वार्ड्स में बांट दिया जाता है, और वहां से क्या होता है, आप लोग देखोगे तो वहां पर आप लोग को फर्स्ट चीज अगर आप लोग को दिखाई देती है, हाँ, अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन क्या क्या काम करेगी अगर मैं आप लोगों को बताऊं, अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन काम करती है, क्लीनिंग का काम करती है। अगर आप लोग देखते हो तो वहां पर शहर में क्या होता है, एक
कूड़े वाला आता है। कूड़े वाला क्या होता है, बहुत बड़ा सा ट्रैक्टर होता है और उसमें साइरन लगा होता है। ब्लू होता है, ग्रीन होता है, रेड होता है, इसमें बहुत सारे बॉक्स होते हैं जिसमें आप लोग कूड़ा डालते हो। अब वहां पर तो कुछ डालने का है नहीं, तो वहां पे क्या होता है, म्यूनिसिपैलिटी वाले आते हैं और ये जो क्लीनिंग का जो है, क्लीनिंग करते हैं अच्छे से, रोड की सफाई करेंगे, सब चीजें करेंगे। उसके साथ साथ अगर आप लोग देखते हो तो यहाँ पर कूड़ा कचरे के लिए भी, फेंकने के लिए भी क्या है, वो सुविधाएं दे रखी है। अगर आप लोग बात करते हो, क्लीनिंग हो गया, उसके बाद अगर आप लोग बात करते हो इलेक्ट्रिसिटी की, अगर आप लोग बात करते हो, ये भी अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन के में ही हिस्से में आता है। क्लीनिंग हो गई, इलेक्ट्रिसिटी हो गई, उसके साथ साथ गार्बेजिंग, कुछ भी ऐसी ऐसी चीजें जो आप लोग अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े हुए हो, ये काम कौन करती है, अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि शहरी प्रशासन करती है। अगर आप लोगों को बता दिया जाए ये बड़ा शहर है, ये छोटा शहर है, तो अगर आप लोगों को पता है भाई ये बॉम्बे तो बहुत बड़ा शहर है, कोलकाता तो बहुत बड़ा शहर है, लेकिन पानीपत हो गया, रोहतक हो गया तो छोटे शहर है, तो आप लोग देखते हो तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें होती है, मैं आप लोगों को बता देती हूँ। फर्स्ट नंबर पे आता है हमारे पास म्यूनिसिपैलिटी, म्यूनिसिपैलिटी या फिर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। क्या आता है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का मतलब होता है जहां पर बिग सिटी हो, यानी क्या हो, बिग सिटी, बड़ा शहर हो, ठीक है, जैसे कि बॉम्बे हो गया, क्या हो गया, बॉम्बे हो गया, कोलकाता हो गया, कोलकाता हो गया, तो ये सब चीजें। अगर आप लोग बात करते हो म्यूनिसिपल काउंसिल या फिर नगर निगम या फिर नगर परिषद, यहाँ पर आप लोग देखने को मिलेगा आप लोगों को कि यहाँ पर क्या है, बिग सिटी है और यहाँ पर कौन सी है, स्मॉल सिटी है। क्या है, स्मॉल सिटी है, जैसे कि पानीपत हो गया, रोहतक हो गया, एक्सेट्रा। तो ये क्या है, ये क्या है, स्मॉल सिटीज है जहां पर आप लोगों का, यहाँ पर भी मेंटेनिंग होता है, क्लीनिंग, लाइटनिंग, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, तो ट्रांसपोर्टेशन, सब चीजें यहाँ पर मेंटेन की जाती है। लेकिन अगर बड़े शहर है तो वहां पर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है, अगर छोटे शहर है तो वहां पर क्या है, नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद आप लोग देखने को इनमें यहाँ पर मिलेगा। तो यहाँ पर आप लोग को अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन में आती है ये चीजें। अब मैं आप लोगों से एक सवाल पूछती हूँ, आप लोग देखते हो कि बहुत सारे गांव जो है वो शहरी इलाकों के तरफ बढ़ रहे हैं, उनमें बहुत सारी चीजें बदलाव आ रहे हैं, कोई फैक्ट्रीज आ रही है या फिर मार्केटिंग बहुत ज्यादा आ रही है, वहां पे मार्केटिंग लगना स्टार्ट हो गया है, तो वो कहाँ पर जा रहे हैं, गांव से अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ बढ़ रहा है, अर्बन एरिया की तरफ बढ़ रहा है। तो इससे क्या हो रहा है, अगर अर्बन एरिया की तरफ ज्यादा चीजें बढ़ती रहेगी, ज्यादा गांव जाते रहे, तो आप लोग देखोगे वहां पर प्लांट्स नहीं होंगे, वहां पर क्या नहीं होंगे, प्लांट्स नहीं होंगे, पेड़ पौधे अगर नहीं है तो आप लोगों के एटमॉस्फेयर में जो है ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, जिससे हमें ही प्रॉब्लम आएगी। अगर आप लोगों गवर्नमेंट की, या फिर आप लोग फ्यूचर प्रेडिक्शन करते हो, या फिर फ्यूचर के बारे में गवर्नमेंट ने जो भी ये चीजें दी है, डाटा बताया, वो बोलता है 2050 तक आप लोग 50%, 2050 तक 50% जो हमारे इंडिया का जो हिस्सा है वो अर्बनाइजेशन हो जाएगा, यानी कि शहरी इलाका बन जाएगा। उससे होगा क्या कि अनप्लांट हो जाएगा, प्लांटिंग नहीं है, प्लांटिंग ही नहीं होगी तो ऑक्सीजन की भी क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, और उससे हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत ज्यादा क्या आएगी, प्रॉब्लम आएगी। तो सबसे पहले आज हमने रूरल एंड अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में यहाँ पे पढ़ा है, लेकिन आज मैं आप लोगों से कुछ क्वेश्चन पूछने वाली हूँ। हाँ, एक आप लोगों को एक परफेक्ट इंडेक्स आप लोगों को देखना है कि कौन सी सबसे बिग सिटी जो है उनमें अच्छे से काम चल रहा है, बिग सिटी और लार्ज सिटी अच्छे से काम चल रहा है, मैं आप लोगों से पूछने वाली हूँ। अगर हम बिग सिटी की बात करें, बेंगलुरु सबसे ऊपर माना जा रहा है, बेंगलुरु जो है सबसे ऊपर माना जा रहा है, सबसे अच्छा काम बेंगलुरु में चल रहा है। अगर हम सबसे नीचे से बात करें तो दिल्ली में सबसे कम ऐसी चीजें चल रही है। तो यहाँ पर अगर मैंने यहाँ पर एक इंडेक्स बता दिया, तो आप लोग अभी स्मॉल सिटी के बारे में बताओगे कहाँ पर क्या चीजें हैं, ये आप लोगों का होमवर्क है, जो कि आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बताओगे। आज मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछ रही हूँ जो आप लोगों को मेंस की आंसर राइटिंग में लिखना ही लिखना है, 100 to 200 वर्ड्स तो आप लोगों को लिखने हैं, ताकि आप लोगों को पता चले कि आपको कितना समझ आ रहा है। अगर अर्बनाइजेशन होता हुआ चला गया, शहरी प्रशासन, शहरी इलाका आता हुआ चला गया, तो आप लोगों को बताना है सरकार या फिर हमारा जो देश है, हमारे जो वर्ल्ड है, वो कौन कौन सी
सी चीज़ों को फेस करेगा या फिर चैलेंजेसों को फेस करेगा और उनके क्या क्या सुधार कर सकते हैं, हम क्या क्या स्कीम्स ऐसे चला सकते हैं, गवर्नमेंट के द्वारा स्कीम्स चलाई गई हैं जिससे हम इस चैलेंजेस को रोक सकते हैं, इनके बारे में कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। ये आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है और 100 to 200 वर्ड्स अपने नोटबुक में भी लिखने हैं ताकि आप लोगों को इन सब चीज़ों के बारे में पता चले। अगर आप लोगों को ये सब चीजें समझ आ गई है तो आज हमने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया है रूरल एंड अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। तो नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा रूरल एंड अर्बन लाइवलीहुड यानी कि जीविकाओं के बारे में हमारा चैप्टर नेक्स्ट होने वाला है। तो अगर आप लोग को ये लेक्चर पसंद आया है तो उसके लिए धन्यवाद, और अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू।